ठीक ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, वी हैव सीन द रूट वर्ड ऑफ पॉलिटी, यानी राज्य। और राज्य के बाद हमने देखा कि कैसे राज्य एक कानूनी अवधारणा है और उसके चार तत्व हैं: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेंटी। और फिर हमने सरकार देखा, सरकार के तीन टीयर्स देखे, सरकार के तीन ब्रांचेस देखे: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। फिर देखा लॉज। लॉज जब भी कहते हैं, मैं आई वुड लाइक टू रिमाइंड कि दिस लॉ मीन्स पॉजिटिव लॉ, मैन मेड लॉ टू रेगुलेट ह्यूमन सोसाइटी। एंड सुप्रीम लॉ इज ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सर्वोच्च कानून है। और सर्वोच्च कानून के अलावा अन्य कानून भी हैं जो मैंने हायरार्की बताई थी: स्टैट्यूटरी लॉज यानी वैधानिक कानून, सबसे ऊपर है संवैधानिक कानून, उसके बाद है वैधानिक कानून, उसके बाद है केस लॉ, उसके बाद है गवर्नमेंट ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, उसके बाद है कस्टम्स, ट्रेडिशंस, जो हमारे एक्शन एंड बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। लेकिन बाय डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ, अर्थात अगर कोई भी अन्य कानून संविधान के विपरीत होगा तो संवैधानिक कानून को वरीयता दी जाएगी। और हमारे भारत में सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है, ताकि कोई भी कार्य या कानून संविधान की लेटर एंड स्पिरिट के खिलाफ ना जाए। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग और ये देखते हैं कि स्टेट का प्रयोग किया जाता है बहुत ही फ्रीक्वेंटली। स्टेट का मतलब नेशन स्टेट, मैंने बताया था, सिटी स्टेट, फ्यूडल स्टेट, नेशन स्टेट, ट्राइबल स्टेट। तो स्टेट का स्वरूप भले बदल जाए समय के साथ, अलग अलग भौगोलिक स्थानों पे भले इसका स्वरूप अलग अलग हो, परंतु मानव समाज, कोई भी मानव समाज परफेक्ट नहीं है, इसलिए स्टेट की जरूरत है। अब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। स्टेट हमने पढ़ लिया है, उसके बाद गवर्नमेंट, उसके बाद नेशन। नेशन अभी डिस्कस नहीं किया गया है। तो भारत एक नेशन स्टेट है आज, राष्ट्र राज्य। नेशन कहते हैं राष्ट्र। राष्ट्र किसे कहते हैं यह भी जानना जरूरी है कि राष्ट्र किसे कहते हैं। तो राष्ट्र का या नेशन का मूल शब्द नेशियो है। नेशियो, नेशियो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है रेसियल ग्रुप, नस्लीय समूह। क्योंकि शुरुआती दौर में, जो आधुनिक काल में, शुरुआती दौर में पश्चिमी यूरोपीय देशों में रेस या नस्ल आधार बनी एक राष्ट्र का। लेकिन समय के साथ साथ मल्टी रेशियल नेशंस भी आए, और समय के साथ साथ कल्चरल नेशनलिज्म और मल्टी कल्चरल नेशन भी आए। तो राष्ट्र एक समूह है। यह कैसा समूह है? राष्ट्र, पहली तो बात है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, आधुनिक अवधारणा है। इसका सबसे पहली बार प्रयोग मैकियावेली ने 15वीं सेंचुरी में किया। 15वीं सेंचुरी एडी यानी आधुनिक पीरियड। मैकियावेली जो इटली के पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष इंटीग्रेशन के पक्ष में थे। इटली छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और मैकियावेली चाहते थे कि मजबूत राजा के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो, राजनीतिक एकीकरण होगा, तभी लंबी दूरी का व्यापार होगा और राज्य का प्रश्रय मिलेगा, तभी ओवरसीज ट्रेड होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे इंग्लैंड की थी, फ्रांस की थी, हॉलैंड की थी, इनकी भी बनेगी और इनके साथ प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो मैकियावेली ने 15वीं सेंचुरी में राष्ट्र राज्य का प्रयोग किया था, बड़े राष्ट्र राज्य। यह आधुनिक अवधारणा है। इसका मूल शब्द तो रेशियल ग्रुप है।
भले ही आज रेस आधार नहीं हो राष्ट्र का, क्योंकि समय के साथ साथ जो मूल शब्द है या जो ओरिजिन है या उद्भव है उससे परिवर्तन आता है। तो राष्ट्र है क्या? राष्ट्र एक इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी है। इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी, एक इमेजिन राजनीतिक समुदाय। मैं इमेजिन्ड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि राष्ट्र में समूह के लोगों में, एक राष्ट्र के समूह के लोगों में एक होने का बोध होता है, साइकोलॉजिकल बॉन्ड ऑफ वननेस। आप पूरे जीवन काल में क्या सभी भारतीयों से मिल सकते हैं? 125 करोड़ भारतीयों से नहीं मिल सकते, लेकिन आपके हित समान है, आपका राष्ट्र समान है, आपका भूगोल समान है। तो राष्ट्र एक इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी है और इसके दोनों आयाम हैं। राष्ट्र का आंतरिक आयाम भी है और बाह्य आयाम भी है। तो इंटरनल डायमेंशन ऑफ द राष्ट्र क्या है? समूह के लोगों के बीच एक होने का बोध। राष्ट्र एक बड़ा समूह है, जैसे हम कहते हैं भारत राष्ट्र, 125 करोड़ भारतीय, तो एक बड़ा समूह है, आधुनिक अवधारणा है। राष्ट्र का आधार सब जगह अलग अलग है। जैसे पाकिस्तान के लिए राष्ट्र का आधार धर्म बना, कई देशों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसे हिटलर, मुसोलिनी, उग्र राष्ट्रवाद, नेपोलियन ने उग्र राष्ट्रवाद। और एक होने का बोध क्यों होता है सदस्यों के बीच में? कुछ तो कॉमन होगा, एक गुच्छे में कुछ तो समानता होती है, तभी उसमें एक होने का बोध होता है। तो राष्ट्र एक वैसा समूह है जिसके सदस्यों में एक होने का बोध है। क्यों? बिकॉज ऑफ शेयर्ड हिस्टोरिकल मेमोरीज। ऐतिहासिक स्मृतियां समान है। चाहे कोई व्यक्ति यूपी का हो, चाहे आसाम का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, वो सभी अशोका, अकबर पे गर्व करेंगे, अपने इतिहास पे गर्व करेंगे। ये हमारा शेयर्ड हिस्टोरिकल मेमोरीज है, हमारी ऐतिहासिक उपलब्धि। जैसे भारतीय मेडल जब भी ऊपर जाता है ओलंपिक में, सभी भारतीय उसको सेलिब्रेट करते हैं, चाहे उनकी जाति, धर्म, क्षेत्र कुछ भी हो। लेकिन वो शेयर्ड फीलिंग, वो शेयर्ड इंटरेस्ट, शेयर्ड हिस्टोरिकल मेमोरीज भी है, शेयर्ड टेरिटरी भी है, यानी उनका टेरिटरी कॉमन है। हमें मणिपुर जाने के लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं है, हमारी टेरिटरी शेयर्ड है। हम चाहे कर्नाटका जाएं, चाहे असम जाएं, तो हमारी टेरिटरी शेयर्ड है। शेयर्ड पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, हमारी राजनीतिक आकांक्षाएं समान है। अगर भारत मजबूत होता है, सुपर पावर बनता है, तो क्या सिर्फ केरल के लोगों को खुशी होगी, गुजरात के लोगों को खुशी नहीं होगी, बिहार के लोगों को खुशी नहीं होगी? अगर भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलती है, तो क्या पूरे सारे भारतीय लोगों के लिए गर्व की बात नहीं होगी? यानी हमारे राजनीतिक आकांक्षाएं समान है। और सबसे इंपॉर्टेंट है शेयर्ड इंटरेस्ट, हमारे हित समान है, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट। विदेश नीति का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है राष्ट्रीय हित को पूरा करना। तो यह एक समूह है जिसके सदस्यों के बीच में एक होने का बोध है। आधुनिक काल में तो पश्चिमी देश में पहले एक रेस के लोग, रेशियल थ्योरी चलती थी, निग्रोइड रेस, मंगोलोइड रेस, काउकासोइड रेस। रेशियल फीचर्स आप जानते हैं, जैसे मंगोलोइड हैं तो चाइनीज या नॉर्थ ईस्ट के लोग मंगोलोइड है, निग्रोइड जैसे अफ्रीका के लोग, काउकासोइड। तो रेशियल फीचर्स का डीएनए, उनका फिजियोनॉमिक स्ट्रक्चर। लेकिन आदान प्रदान होता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और बड़ा राष्ट्र राज्य बनाना है तो एक रेस के आधार पर फिर संभव नहीं होगा कई क्षेत्रों में। तो फिर मल्टी रेशियल नेशन आएंगे, फिर मल्टी कल्चरल नेशन आएंगे। तो यह
आंतरिक अवधारणा राष्ट्र की है, और बाह्य क्या है? सेपरेटनेस फ्रॉम अदर्स, एक्सटर्नल सेपरेटनेस फ्रॉम अदर्स, यानी दूसरे राष्ट्र से अलग होने का बोध। जैसे हम भारत राष्ट्र पाकिस्तान से अलग हैं, अमेरिका से अलग हैं, ब्राजील से अलग हैं, तो एक्सटर्नल डायमेंशन हो गया या बाह्य आयाम हो गया अलगाव, और आंतरिक आयाम सदस्यों के बीच। तो राष्ट्र क्या है? एक राजनीतिक समुदाय है। एक होने की भावना किसी आधार पे क्यों ना हो, रेस के आधार पे हो, कल्चर के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, भाषा के आधार पे हो। जैसे कि आधुनिक राष्ट्र राज्य का निर्माण सबसे पहले पश्चिमी यूरोपीय देशों में हुआ। अंग्रेजी बोलने वाले इंग्लैंड राष्ट्र राज्य, डच बोलने वाले हॉलैंड, फ्रेंच बोलने वाले फ्रांस। तो भाषा राष्ट्र राज्य का आधार बनी पश्चिमी यूरोपीय देशों में, लेकिन वहां विविधता कम थी। हमारे यहां तो भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया, प्रांतों का निर्माण किया गया। तेलुगु राज्य, तमिल राज्य, कन्नड़ राज्य, हिंदी भाषी राज्य, हरियाणा, पंजाब से अलग किया गया 66 में। तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया हर जगह एक साथ नहीं हुई। चूंकि यह आधुनिक अवधारणा है और आधुनिकता पहले पश्चिमी देशों में आई, तो पहले राष्ट्र राज्य का निर्माण पश्चिमी देशों में होगा। भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया 19वीं सेंचुरी से प्रारंभ होगी, जबकि पश्चिम में 14th-15th सेंचुरी से। लेकिन एक बात तो है कि यह आधुनिक अवधारणा है। पाकिस्तान के लिए राष्ट्र का आधार भाषा नहीं, धर्म था। लेकिन जब बांग्लादेश बना 1971 में पाकिस्तान से टूटकर, तो उसने धर्म को राष्ट्र के आधार के रूप में जो सिद्धांत था उसको खारिज कर दिया। जिन्ना का सिद्धांत टूट गया। हमार सोनार बांग्ला, मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान समाजवाद, राष्ट्रवाद, सेक्युलरिज्म यानी पंथ निरपेक्षवाद में विश्वास रखते थे, और उर्दू थोपे जाने के विरोध में थे, और अल्टीमेटली बांग्लादेश बना भाषाई आधार पे। जबकि पूर्वी पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बना, वहां के भी लोगों का धर्म इस्लाम था, पश्चिमी पाकिस्तान की भांति। तो हम देखते हैं कि राष्ट्र का आधार हर जगह समान नहीं है। इंग्लैंड के लिए राष्ट्र का आधार भाषा है, कहीं धर्म का राष्ट्र का आधार संस्कृति है, जिसको कल्चरल नेशनलिज्म कहते हैं। फिर मल्टीकल्चरल नेशन भारत का, अगर भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्र का आधार न तो भाषा है, न तो धर्म है, न तो एक संस्कृति है, बल्कि बहुसंस्कृतिवाद, यानी कि मल्टीकल्चरल नेशन वी आर। इंडिया इज अ डाइवर्स, मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी रेशियल, डाइवर्स नेशन स्टेट। तो राष्ट्र एक साइकोलॉजिकल बॉन्ड है, एक इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी है, एक राजनीतिक समुदाय है। जब लोगों में एक होने की भावना होती है, वो एक नाव पे सवार होते हैं, उनका इतिहास, उनका भूगोल, उनका क्षेत्र, उनका हित एक समान होता है, तो सामूहिकता में उसको आगे बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? राज्य की, सरकार की। इसीलिए, क्योंकि सिर्फ एक होने की भावना से उनके हित प्रभावी और संगठित रूप से आगे नहीं बढ़ सकते। तो उस समूह के सदस्यों के बीच में रेगुलेशन रखना, कानून बनाए रखना, प्रिडिक्टेबिलिटी बनाए रखना, संगठित रूप से अपने हित को आगे बढ़ाना, राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए क्या होता? नेशन एक साइकोलॉजिकल बॉन्ड है, जबकि स्टेट क्या है? एक कानूनी अवधारणा है।
जबकि सरकार क्या है? एक राजनीतिक अवधारणा है। और राष्ट्र क्या है? एक साइकोलॉजिकल बॉन्ड है। तो इस प्रकार से हम भारत को राष्ट्र राज्य कहते हैं। एक बात मैं बता दूं कि भारत की जहां तक बात है, इंडिया इज स्टिल नेशन इन मेकिंग। भारत में अभी भी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, जबकि पश्चिमी देश पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट नेशनल स्टेज में पहुंच चुके हैं। यानी उत्तर आधुनिकवाद, उत्तर राष्ट्रवाद, सुप्रा नेशनलिज्म में पहुंच गए, जैसे यूरोपियन यूनियन है। तो वहां राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय नागरिकता, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय डिफेंस के बजाय एक डिफेंस, एक पार्लियामेंट, यूरोपियन यूनियन, उसको कहते हैं सुप्रा नेशनलिज्म। लेकिन भारत में अभी भी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अभी भी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चल रही है और कई बाधाएं हैं, कई विघटनकारी शक्तियां राष्ट्र निर्माण के लिए खतरा हैं। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की समस्याएं राष्ट्र निर्माण को बाधित करती हैं। आपने हाईवे पे देखा होगा, यह राजमार्ग सिर्फ सड़कें ही नहीं बल्कि राष्ट्र का निर्माण करती हैं, यानी एक होने का बोध कराती हैं। एक होने का बोध कब होगा? जब कनेक्टिविटी ज्यादा होगी, जब इंटरडिपेंडेंस ज्यादा होगा, आदान प्रदान ज्यादा होगा, संचार ज्यादा होगा, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से लाभान्वित होगा, तब यह एक होने की भावना और भी प्रबल हो जाएगी और इससे आएगा राष्ट्रवाद। यानी नेशन जो रूट वर्ड है, जो साइकोलॉजिकल बॉन्ड ऑफ वननेस है, जबकि नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, एक राजनीतिक विचारधारा है। विचारधारा आप जानते हैं, विचारों का समुच्चय जो एक दिशा में है, जो संगठित है। राष्ट्रवाद, आजादी स्वतंत्रता के संग्राम में राष्ट्रवाद किसके खिलाफ था? साम्राज्यवाद के, इंपीरियलिज्म। साम्राज्यवाद कहता था कि पश्चिमी देशों का शासन भारतीयों के हित में है, व्हाइट मैन्स बर्डन। यह तो श्वेत नस्ल की जिम्मेदारी है कि असभ्य बर्बर लोगों को सेल्फ रूल या स्वशासन की तरफ ले जाएं। अंडर देयर बेनिवोलेंट गाइडेंस एंड गार्जियनशिप दे विल मूव अस टुवर्ड सेल्फ रूल। वो तो कहते हैं कि आप तो बैलगाड़ी में थे, हमने रेलगाड़ी लाई, हमने पोस्ट एंड टेलीग्राफ लाया, हमने आधुनिक संचार के माध्यम लाए, हमने आधुनिक शिक्षा लाई, तो आपके राष्ट्र निर्माण में तो हमारा योगदान है। लेकिन राष्ट्रवाद कहता है नहीं, एक विदेशी सरकार हमेशा अपनी मदर कंट्री इंग्लैंड के लिए काम करेगी, भारत के राष्ट्र के लिए नहीं। एक राष्ट्रीय सरकार होनी चाहिए जिसमें राष्ट्र के लोग होने चाहिए, जो राष्ट्रीय हितों को पूरा करें, न कि बाहर की कंट्री के इंटरेस्ट। वो हमारे भले के लिए नहीं, शोषण के लिए आए हैं, साम्राज्यवादी शोषण। और राष्ट्रवाद बनाम साम्राज्यवाद की लड़ाई में यह वाद की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। आप कहेंगे लड़ाई तो तलवार से होती थी पहले। यह बात सही है। जितनी राजनीतिक विचारधारा जिसमें इज्म लगा हुआ है, वाद लगा हुआ है, वो राजनीतिक विचारधारा होती है। और राजनीतिक विचारधारा का उद्देश्य होता है व्यापक जन समर्थन जुटाना। जो विचारधारा ज्यादा व्यापक जन समर्थन जुटाएगी वो ज्यादा सफल होगी, बिकॉज मॉडर्न पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन मास मोबिलाइजेशन। प्राचीन और मध्यकाल में राजनीति का आधार मास मोबिलाइजेशन नहीं था। जनता को या आम जनता को का समर्थन नहीं था, बल्कि वंश था, तलवार की शक्ति थी। लेकिन जैसे गांधीवाद, गांधी मजबूत इसलिए नहीं थे कि उनके पास मसल पावर था, बम था, कोई हथियार था। वो मजबूत इसलिए थे कि गांधीवाद, उनकी विचारधारा के आधार पे करोड़ों भारतीय उनका साथ समर्थन देते थे। और जब करोड़ों लोग भारतीय समर्थन देंगे तो निश्चित सी बात है वो सफल होगा। उदाहरण के लिए कई लोग सेंटिमेंटल होकर कहते हैं कि नहीं, गांधी का तो कोई योगदान ही नहीं है,
उनसे तो चींटी नहीं डरती, वो तो भगत सिंह से डर गए। इसीलिए मेरा उद्देश्य किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं है, सभी का योगदान है। लेकिन जब हम तुलना करते हैं तो आप बताएं कि अगर करोड़ों लोग गांधीवाद के आधार पर, राष्ट्रवाद के आधार पर स्वदेशियन बहिष्कार करेंगे तो उनके साम्राज्यवादी आर्थिक हितों को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा या कुछ मुट्ठी भर लोगों को मार देने से उनका ज्यादा नुकसान होगा? अगर कुछ लोग मर जाएंगे, उनको शहीद का दर्जा दे दिया जाएगा, उनके ऊपर जगह नए ऑफिसर आ जाएंगे। कई लोग तो यहां काम करने के बाद वहां मारे गए, जनरल डायर जैसे। जालियांवाला बाग एपिसोड यहां हुआ और 1940 में मारे गए। तो कहने का यह मतलब है कि वाद जहां लग गया, इज्म लग गया, वो राजनीतिक विचारधारा है। इस विचार से कुछ समूह समर्थन देंगे, इस विचार से कुछ प्रभावित होंगे, इससे कुछ प्रभावित, और सब जब इकट्ठा हो जाएंगे तो यह राजनीतिक विचारधारा बन जाएगी और इसके आधार पर व्यापक जन समर्थन जुटेगा। तो राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो मानती है कि साम्राज्यवादी सरकार नहीं, विदेशी सरकार नहीं, राष्ट्रीय सरकार होनी चाहिए। जो मानती है कि ब्रिटिश हमारे भले के लिए नहीं, आर्थिक शोषण के लिए भारत में आए थे। जो मानती है कि भारतीय लोगों को संगठित होना पड़ेगा, जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, पंथ आदि से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर इकट्ठा हो जाएं तो 1,05,000 ब्रिटिश 30 करोड़ भारतीयों पर शासन नहीं कर पाएंगे। मुट्ठी भर लोग अगर 1,05,000 कहें 30 करोड़ के सामने तो मुट्ठी भर ही है। शासन कर पा रहे हैं तो इसका कारण यही है कि हमारा राष्ट्रवाद कमजोर है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर फूट डालो और शासन करो की नीति सफल है, साम्राज्यवादी नीति। तो यह है राष्ट्र और राष्ट्रवाद। तो राष्ट्र में दोबारा बता दूं कि भारत एक राष्ट्र राज्य है। राष्ट्र का आधार अलग अलग जगह अलग अलग है। अगर मैं ग्राफ वाइज बताऊं तो आधुनिक काल में राष्ट्र का निर्माण हुआ और उसकी प्रक्रिया और तेज हुई। शुरुआती दौर में मैंने बताया था रेशियल नेशनलिज्म था या इथनिक नेशनलिज्म जिसको कहते हैं। एक रेस के लोग या एक इथनिसिटी के लोग, रेस जो फिजियोनॉमिक फीचर से होता है, मंगोलॉइड, काउकासॉइड, निग्रोइड। इथनिसिटी एक ब्लड ओरिजिन से होता है। जितने ज्यूज हैं वो मानते हैं कि वो एक ब्लड ओरिजिन के, हिंदू हैं अपने आपको एक ब्लड ओरिजिन के मानते हैं, मुस्लिम्स एक मानते हैं, चाहे वो चाइना के मुस्लिम हो, भारत के मुस्लिम हो, चाहे टर्की के मुस्लिम हो। तो रेशियल नेशनलिज्म, फिर इथनिक नेशनलिज्म। लेकिन इसमें समस्या आएगी क्योंकि अलग अलग रेस के लोग अलग अलग जगह पे जाके सेटल होंगे, तो फिर मल्टी इथनिक, मल्टी रेशियल कल्चरल नेशनलिज्म आएगा, एक संस्कृति के लोग। और यह कल्चरल नेशनलिज्म ज्यादा प्रभावी होगा पश्चिमी देशों में। भाषा और संस्कृति, कल्चर आप जानते हैं उसके दो भाग होते हैं, एक स्टैटिक एक डायनेमिक। संस्कृति स्टैटिक यानी जो परिवर्तनशील नहीं है, जैसे रेस हो गया, रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, इथनिसिटी हो गई, डीएनए हो गया, फिजियोनॉमिक फीचर्स हो गया, जो नहीं बदला जा सकता। और दूसरा भाग कल्चर का जो होता है वो डायनेमिक होता है, वैल्यूज, बिलीफ्स, नॉर्म्स, परसेप्शंस, ओरिएंटेशंस। तो दोनों कल्चर के भाग हैं। वैसे सामान्य तौर पे आर्ट, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर ये भी कल्चर के भाग हैं। तो कल्चर के दोनों भाग हैं। तो एक समान कल्चर, जब एक संस्कृति विकसित होती है तो एक राष्ट्र का निर्माण भी होता है। और अधिकतर यूरोपीय देशों में कल्चरल नेशनलिज्म था। भारत में भी अरविंदो और पहले स्वामी विवेकानंद और अरविंदो कहते हैं कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद नहीं था अंग्रेजों के आने के पहले, लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तो था। धर्म के आधार पर
आइडेंटिटी के आधार पर, कल्चर के आधार पर एक राष्ट्र की भावना थी। लेकिन सबसे एडवांस स्टेज है सिविक नेशनलिज्म या मल्टीकल्चरल नेशनलिज्म, बहुसांस्कृतिक राष्ट्रवाद। कई लोग कह सकते हैं कि अलग अलग संस्कृति के लोग रहेंगे तो टकराव ज्यादा होगा, सबकी मान्यता अलग होगी, सबकी बिलीफ्स अलग होंगे, सबके प्रैक्टिसेस अलग होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका आज विकसित है तो सिर्फ व्हाइट रेस के कारण नहीं। अमेरिका ने सभी तरह के लोगों को, सभी तरह के टैलेंटेड लोगों को, मेरिटोरियस लोगों को अपने यहां वेलकम किया, जिससे आज अमेरिका में मानव संसाधन और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बढ़ने में मदद मिली। भारत भी बहुसांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कंपोजिट कल्चर में विश्वास करता है। तो इस तरह से राष्ट्रवाद का प्रोग्रेस हुआ और समय के साथ साथ हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद शुरुआती दौर में उग्र नहीं था, लेकिन समय के साथ उग्र राष्ट्रवाद, यहां तक कि हिंसक राष्ट्रवाद, जैसे हिटलर, मुसोलिनी, ये हिंसक राष्ट्रवाद की वकालत करते हैं। हिटलर कहता है कि हम जर्मन रेस के लोग, आर्यन रेस के लोग हैं, हम शासन करने के लिए बने हैं, और ये ब्रिटेन, ये तो व्यापारियों का देश है, हम शासन करने वाले लोग बने हैं। और सिर्फ जर्मनी, आप कहेंगे भारत की जय हो, अच्छी बात है, लेकिन आप अगर ये कहें अमेरिका मुर्दाबाद और भारत की जय हो और सिर्फ भारत, तो वो भी यही कहेंगे, फिर टकराव होगा, युद्ध होंगे। उग्र राष्ट्रवाद, हिंसक राष्ट्रवाद भी प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। और ऐसा उग्र राष्ट्रवाद सिर्फ प्रथम विश्व युद्ध और सेकेंड युद्ध के दौरान ही नहीं था, उससे पहले भी था। नेपोलियन, फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन वहां का डिक्टेटर बना, और नेपोलियन ने सिर्फ फ्रेंच नेशनलिज्म की बात की, ने कहा कि फ्रांस को सभी यूरोपीय देश अपना स्वामी माने और उसके अधीन काम करें। लेकिन अन्य राष्ट्र के लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया और इससे युद्ध हुए। अल्टीमेटली नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। इसने राष्ट्र की अवधारणा बदल दी। पहले राष्ट्र का पहचान कैसे था? बिफोर ऑनर ऑफ द प्रिंस, यानी कि ऐसा माना जाता था कि रिप्रेजेंटेटिव कल्चर, यानी राजा जो है रिप्रेजेंट करता है नेशन को। लुई 16 जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान शासक था, उससे पहले लुई 14 भी, वो क्या कहते हैं? आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं। लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद नोशन ऑफ नेशन चेंज्ड। द ऑनर ऑफ द प्रिंस के बजाय नेशन टू बी आइडेंटिफाइड बाय द पीपल, पॉपुलर कल्चर, पॉपुलर सॉवरेंटी। राष्ट्र की पहचान उसके लोगों से होगी, न कि उसके राजा से, क्योंकि फ्रांस की क्रांति ने पूरी दुनिया में लोकतंत्र की अवधारणा को, लोकप्रिय संप्रभुता, सामान्य इच्छा की अवधारणा को और जनता से राष्ट्र की पहचान को मजबूत किया। तो मेरे समझ से आप राष्ट्र अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। जब हम कहते हैं भारत एक राष्ट्र राज्य है, तो आप समझ पाए होंगे। एक इंटरेस्टिंग बात और जाने इससे संबंधित, कुछ देश मल्टी नेशनल स्टेट थे, जैसे सोवियत यूनियन, बहुराष्ट्रीय राज्य, अलग अलग राष्ट्रीयता के लोग एक राज्य के अंदर आए, जैसे रसियन, कजाक, उज्बेक, किर्गिज, बेलारूसियन, यूक्रेनियन, जॉर्जियन, लैटिवियन, लिथुआनियन, इस्टोनियन, ये अलग अलग राष्ट्र के लोग थे। और 1917 में लेनिन के नेतृत्व में सफल समाजवादी क्रांति के बाद ये बहुराष्ट्रीय राज्य के रूप में उभर कर आए। इसी तरह यूगोस्लाविया, सर्बिया, बोस्निया हर्जगोविना, क्रोएशिया, स्लोवानिया, ये सब अलग अलग राष्ट्र के। इसी तरह से चेकोस्लोवाकिया, चेक और स्लोवाक, ये सभी बहुराष्ट्रीय राज्य थे, मल्टीनेशनल स्टेट।
लेकिन आप जानते हैं कि मल्टीनेशनल स्टेट ज़्यादा समय तक नहीं हो सकते, और ये सब बिखर गए। 1991 में सोवियत संघ 15 भागों में टूट गया, यूगोस्लाविया 1992 में 5 भागों में टूट गया, चेकोस्लोवाकिया चेक और स्लोवाक रिपब्लिक के रूप में 2 भाग में टूट गया। मल्टीनेशनल स्टेट ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते, और अलगाववाद की भावना पहले से ही प्रबल रहती है, और जब भी ऐसा असंतोष की भावना बढ़ती है तो वो बिखर जाते हैं। यह मल्टीकल्चरल नेशन नहीं बल्कि मल्टीनेशनल स्टेट, इनमें फर्क है। तो इस प्रकार से हम राष्ट्र और राज्य की अवधारणा को अब समझ पाए कि राज्य तो एक कानूनी अवधारणा है, राज्य जरूरत है मानव समाज को रेगुलेट करने के लिए, सामूहिक हितों को पूरा करने के लिए, राष्ट्र के हितों को पूरा करने के लिए राज्य ही काम करेगा। अगर राष्ट्रीय हित को पूरा करना है तो ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट सरकार काम करेगी। मोदी सरकार की विदेश नीति, भारत की विदेश नीति, राष्ट्रीय हित को पूरा करना, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को मजबूत करना, अलगाववादी शक्तियों को सामंजस्य से या दबाकर राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देना, जैसे सरदार पटेल ने कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अपनाई रजवाड़ों के साथ, प्रिवी पर्स भी दिया और सेना भी भेजा जो नहीं माने। तो इस प्रकार से राष्ट्र समझ गए। तो जब हम प्रयोग करते हैं स्टेट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, ये सभी चीजें पॉलिटी में आएंगी ही आएंगी। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी की 2 परिभाषाएं दी जाती हैं, एक व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से और एक समूह यानी ग्रुप सिद्धांत के आधार पर। तो सोसाइटी सबसे सरल भाषा में क्या है? सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स, I1, I2, I3, I4, यानी क्या है? व्यक्तियों का समूह है। समाज क्या है? व्यक्तियों का समूह। दूसरा जो ग्रुप सिद्धांत कहता है, नहीं, समाज जो है समूहों का, छोटे छोटे समूहों का योग है, जैसे दबाव समूह है, हित समूह है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है। तो सोसाइटी तो जानवरों में भी हो सकती है, वहां भी कई जानवरों का कई समूह हो सकता है। लेकिन जब हम सिविल सोसाइटी बोलते हैं तो यह 5th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, और सिविल सोसाइटी यानी सिविलाइज सोसाइटी, सेल्फ रेगुलेटेड सोसाइटी, सेल्फ डिसिप्लिन सोसाइटी, दैट सोसाइटी विच इज ऑटोनोमस फ्रॉम स्टेट। स्वायत्ता है। स्वायत्ता के 2 बिंदु होते हैं, 2 आधार होते हैं। पहला, वह समूह ज्यादातर निर्णय स्वयं लेगा। दूसरा, सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होगा। स्वायत्ता, स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता बिल्कुल अलग, जिसकी अपनी संप्रभुता है, लेकिन स्वायत्ता की संप्रभुता नहीं है। जैसे स्वायत्त इकाई होती है, स्वायत्ता समूहों को दिया जाता है। तो सिविल सोसाइटी, पहली सिविल सोसाइटी है फैमिली, फिर स्कूल, फिर रिलेटिव्स, फिर प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप, नॉन स्टेट एक्टर्स जितने हैं वो सभी, सोशल मूवमेंट, जितने नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो स्वायत्त हैं, और राज्य का हस्तक्षेप कम से कम होता है। और न सिर्फ ये है, बल्कि लोकतंत्र का 5वां स्तंभ सिविल सोसाइटी कैसे है? क्योंकि विभिन्न समूह जो सिविल सोसाइटी के हैं वो सरकार के या राज्य के निर्णयों को भी प्रभावित करते हैं, पब्लिक पॉलिसी को भी प्रभावित करते हैं नहीं। जैसे किसान आंदोलन एक समूह है, नॉन स्टेट एक्टर, वो सरकार पर दबाव डाल रहा है कि आप कानून वापस लीजिए। जैसे डॉक्टर्स एसोसिएशन, वो सरकार पे दबाव डालता है कि हमें सुरक्षा दीजिए वरना हम ड्यूटी पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोगों की सेवा करने जा रहे हैं, वैक्सीन लगाने जा रहे हैं और लोग हमें मार रहे हैं। तो ये दबाव समूह, ये नॉन स्टेट एक्टर्स सिविल सोसाइटी के हिस्से हैं जो सरकार के निर्णयों को प्रभावित करते हैं।
लेकिन तानाशाही में सिविल सोसाइटी को भी खत्म कर दिया जाता है। जैसे नाजी जर्मनी या फासिस्ट इटली में सिविल सोसाइटी को नष्ट कर दिया गया सिस्टमेटिकली। कोई ऑटोनॉमी नहीं, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं, एवरीथिंग विद इन स्टेट, एवरीथिंग अंडर स्टेट। यानी पूरी तरह से राज्य का समाज के हर क्षेत्र में नियंत्रण, कंट्रोल, कठोर नियंत्रण, यहां तक कि धार्मिक क्षेत्र में भी। जैसे सिविल सोसाइटी में धार्मिक ग्रुप भी आ जाएंगे, धर्म भी आ जाएगा। क्योंकि समाज में जो नॉन स्टेट एक्टर्स, एक तो स्टेट है जो आपने पढ़ा, जिसका अंतिम संप्रभुता है, जो अंतिम निर्णय लेगा, जिसके पास सर्वोच्चता है निर्णय लेने की। लेकिन बाकी जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जिसमें धार्मिक समूह हो गए, व्यवसायिक समूह हो गए, परिवार हो गया, रिलेटिव्स हो गए, अन्य समूह हो गए, जो नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट ग्रुप्स हैं, वो सिविल सोसाइटी के हिस्से हैं। तो सिविल सोसाइटी यानी सभ्य समाज, यह मानव समाज में है, और मानव समाज में भी लोकतंत्र में ज्यादा मजबूत है, ना कि तानाशाही में। तो सिविल सोसाइटी को मजबूत करना भी डेमोक्रेसी को मजबूत करना है। जैसे अन्ना हजारे का सिविल राइट्स मूवमेंट। अन्ना हजारे तो कोई सरकार के सदस्य नहीं, नॉन स्टेट एक्टर, और उनके फॉलोअर्स जो हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो एक सोशल मूवमेंट है, वो सिविल राइट्स मूवमेंट है। इसी प्रकार मार्टिन लूथर किंग जूनियर in 1950s and 1960s in America, he agitated and went for movement for rights of blacks. मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो वो सिविल राइट्स मूवमेंट हो गया। तो स्टेट समझ गए, सरकार समझ गए, नेशन समझ गए। अब टर्मिनोलॉजी में कुछ और चीजें जो आपको जानना जरूरी है। पॉलिटी का रूट वर्ड समझ गए। पहले हम लोगों ने देखा स्टेट, फिर देखा गवर्नमेंट, फिर देखा लॉज, फिर हायरार्की ऑफ लॉज, फिर नेशन, फिर देखा सिविल सोसाइटी। अब नागरिक और प्रजा, सब्जेक्ट्स और सिटीजन्स, क्या एक ही हैं? राजतंत्र में सब्जेक्ट्स थे यानी प्रजा थे, लेकिन लोकतंत्र में प्रजा नहीं है, सिटीजन्स हैं। क्या अंतर है दोनों में? सब्जेक्ट्स मीन्स दोज हु वेर कंप्लीटली सब्जुगेटेड टू द स्टेट। अनलिमिटेड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, अनलिमिटेड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन कहने का मतलब राजनीतिक कर्तव्य असीमित थे प्रजा के। राजा ने कह दिया युद्ध में जाना है तो जाना है, राजा ने कह दिया ये कर लगाना है, देना है तो देना है। राजा की सेना अगर गई तो उन्हें सारी सेवाएं मुहैया कराना है। तो इनके पास अनलिमिटेड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन था, ओनली ड्यूटीज, नो राइट्स अगेंस्ट स्टेट। सब्जेक्ट्स, नो राइट्स अगेंस्ट स्टेट। राज के खिलाफ कोई भी अधिकार नहीं थे। जो प्रजा थी वह राजा के रहमो करम पे थी, और राज्य का कोष राजा के पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह था, वो जितना मर्जी खर्च कर सकता था। आज तो ऐसा नहीं, आज सीएजी है, आज पीएससी है, कई चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, सेंट्रल बैंक है, पब्लिक ओपिनियन है, सिविल सोसाइटी है, ऑडिटिंग है। लेकिन प्रजा जब थे, जब लोकतंत्र नहीं था। लेकिन सिटीजनशिप, सिटीजनशिप क्या होती है? फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ ए पॉलिटिकल कम्युनिटी। फुल एंड इक्वल, बराबर मेंबरशिप ऑफ ए पॉलिटिकल कम्युनिटी। पॉलिटिकल कम्युनिटी कहने का मतलब स्टेट विथ कॉरेस्पॉन्डिंग राइट्स एंड ड्यूटीज। कॉरेस्पॉन्डिंग राइट्स एंड ड्यूटीज।
यानी संपूर्ण और इक्वल, इक्वल संपूर्ण, यानी हर नागरिक एक राजनीतिक समुदाय का संपूर्ण और समान सदस्य है। यहां ऐसा नहीं था। ब्राह्मण और दलित यहां समान नहीं थे। राजघराने के लोग और सामान्य लोग, वंश के लोग, उच्च कुल के लोग और निम्न कुल के लोग समान नहीं थे। लेकिन नागरिकता में सभी समान हैं, चाहे किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी क्षेत्र के हों, किसी भाषा के हों, फुल पूरे हैं। और इनके पास सिर्फ ड्यूटीज नहीं है, राइट्स भी हैं। इनका पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। लिमिटेड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मतलब, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? राजनीतिक कर्तव्य। राजनीतिक कर्तव्य का मतलब राज्य के प्रति कर्तव्य। तो हमारा राष्ट्र राज्य के प्रति कर्तव्य है, जैसे आर्टिकल 51 में है, A51A में, लेकिन अधिकार भी है, राज्य के विरुद्ध भी अधिकार है। भाग 3 का, जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, उसका जो मूल अधिकार है मुख्यतः व्यक्तिगत अधिकार है राज्य के विरुद्ध। अगर आपके जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन प्रधानमंत्री भी बन जाए तो आपके नागरिक के अधिकार को मना नहीं कर सकता, जो संविधान द्वारा प्रदत्त है, सर्वोच्च कानून द्वारा प्रदत्त है। लेकिन यहां राजा अगर बेअदबी हो गई थोड़ी सी भी गलती से तो तुरंत अरेस्ट करने का हुक्म दे सकता था। लेकिन यहां प्रधानमंत्री भी अब शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि कानून का शासन है, कानून द्वारा शासन नहीं है। देयर इज रूल ऑफ लॉ, नॉट रूल बाय लॉ। रूल बाय लॉ तो डिक्टेटरशिप में भी होता है कि कानून एक हथियार है जो सिर्फ प्रजा पे लागू होगा, शासकों पे नहीं। लेकिन रूल ऑफ लॉ सब पे लागू होगा, शक्ति धारकों पर भी लागू होगा। मोदी जी भी कानून के ऊपर नहीं है, संविधान के ऊपर नहीं है, और कानून से बंधे हुए हैं। लेकिन यहां राजा ऐसा नहीं था। तो आप क्या बनना पसंद करेंगे, नागरिक या प्रजा? ऑफ कोर्स नागरिक। तो नागरिकता की अवधारणा तो पुरानी है। अरस्तु ने भी नागरिकता की कई शर्तें बताई थी। उस समय तो अरस्तु ने नागरिकता के बारे में काफी डिटेल में बताया है और काफी कम लोगों को नागरिकता दी। तो नागरिकता की अवधारणा कोई नई नहीं है, लेकिन आधुनिक काल में खासकर लोकतंत्र में ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि यहां समानता की बात है। यह एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। यह राज्य और व्यक्ति के संबंधों को निर्धारित करता है। पॉलिटिकल राइट्स आर एक्सक्लूसिव टू सिटीजन्स, जैसे मतदान का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार, चुनाव प्रचार का अधिकार। ये सब राजनीतिक अधिकार हैं। ये सारे निवासियों को नहीं दिए जा सकते, ये सिर्फ नागरिकों को है। तो नागरिक की एक्सक्लूसिव लॉयल्टी होती है राज्य के प्रति। लॉयल्टीज कैन नॉट बी डिवाइडेड, क्योंकि जब राजनीतिक प्रतिबद्धता विभाजित हो जाए तो प्रतिबद्धता खत्म हो जाती है। इसीलिए वो एक्सक्लूसिव है, सिंगुलर है। हमें ये नहीं कह सकते कि हम 25% भारत के नागरिक, 25% अमेरिका के, 25% फ्रांस के, 25% इंग्लैंड के, मैं भारत में वोट डालूंगा, अमेरिका में जाके राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा, फ्रांस में जाके चुनाव प्रचार करूंगा, और इंग्लैंड में जाके जो है वो सार्वजनिक पद को धारण करूंगा। ऐसा नहीं कह सकते। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भारत के ही एक्सक्लूसिव एलिजियंस है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर दो राजनीतिक समुदायों के बीच में टकराव होगा तो आपकी स्थिति क्या होगी, 50-50 या एक्सक्लूसिव? अगर आपकी प्रतिबद्धता, राजनीतिक प्रतिबद्धता इस राज्य के प्रति है और यह राज्य विरोध में है, तो आपका शत्रु यह राज्य भी है एज ए व्यक्ति। आप ये नहीं कह सकते मैं थोड़ा थोड़ा इनके प्रति प्रतिबद्धता रखूंगा, थोड़ा थोड़ा इनके प्रति रखूंगा। तो यह है नागरिकता। नागरिकता भाग 2 में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 में है। और नागरिकता संबंधी जो नया कानून बना है CAA, उस पर काफ़ी विवाद है, उस पर डिटेल में हम लोग देखेंगे। उसमें
क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना भी है। तो उसमें सीए क्या है, एनपीआर क्या है, सेंसस क्या है, आधार क्या है, इससे पहले के कानून क्या हैं, 6A क्या है, आसाम अकॉर्ड क्या है, 2003 में जो 14A है वो क्या जोड़ा गया, क्यों इसका विरोध हो रहा है, खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यक द्वारा क्यों इसका विरोध हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में, सब डिटेल में देखेंगे। अभी तो हम लोग ABCD कर रहे हैं। फिर पॉलिटी में जो शब्द आएंगे वो आएगा राइट्स एंड ड्यूटीज। पहले जितने ABCD हैं मैं बता दूं क्या क्या है। इसमें स्टेट आएगा, गवर्नमेंट आएगा, लॉज आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आएगा, राइट्स एंड ड्यूटीज, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, पावर, ऑथोरिटी, लेजिटिमेसी, सिटीजनशिप, मॉरलिटी, ये सभी विषय पॉलिटी के मूल शब्द हैं, ABCD। तो राइट्स यानी अधिकार और कर्तव्य। तो अधिकार क्या है? राइट्स आर मोस्टली दोज जस्टिफाइड क्लेम्स विच आर सोशली एक्सेप्टेबल एंड लीगली इन्फोर्सेबल। अधिकार मुख्यतः वैसे जायज दावे होते हैं, क्लेम्स होते हैं या इंटाइटलमेंट्स होते हैं जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य, सामाजिक रूप से स्वीकार्य यानी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी पहली बात, तथा कानूनी रूप से बंधनकारी हूं, से बंधनकारी हूं। राइट्स आर मोस्टली दोज जस्टिफाइड क्लेम्स और इंटाइटलमेंट्स विच आर सोशली एक्सेप्टेबल एंड लीगली इन्फोर्सेबल। तो पहली तो बात है सामाजिक स्वीकारोक्ति। मैंने फिर से यही फिगर बनाना है जिसमें कई व्यक्ति हैं, और जब कई व्यक्ति होते हैं तो सामाजिक स्वीकारोक्ति बनती है। यह जीवन जीने का अधिकार, हर कोई चाहेगा कि उसे जियो और जीने दो। तो अगर मैं अपने जीवन जीने का अधिकार मांगूंगा तो मुझे रेसिप्रोकली दूसरे के जीवन जीने के अधिकार को भी स्वीकारोक्ति देनी पड़ेगी। तो यह कॉमनली अग्रीड बात हो गई, सामाजिक रूप से स्वीकार्य। इसका मतलब ये नहीं कि 100% सहमति किसी मुद्दे पे बनेगी हर बात, और यूनैनिमिटी या आम सहमति बहुत मुश्किल से बनती है। इसीलिए बहुमत का निर्णय लिया जाता है, कभी 1/2+1, कभी 2/3 बहुमत, कभी 3/4 बहुमत, कभी क्वालिफाइड मेजॉरिटी। मेजॉरिटी अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन अनिर्णयता की स्थिति ना रहे इसलिए बहुमत का निर्णय होता है। तो सामाजिक रूप से स्वीकार्य, लेकिन सिर्फ सामाजिक स्वीकारोक्ति से काम नहीं चलेगा, कानूनी रूप से बंधनकारी भी बनाना पड़ेगा। अगर मुझे बोलने का अधिकार है और कोई मेरा मुंह रोके तो मैं कहां जाऊंगा? मैं अपने इस अधिकार को सुरक्षित करने के लिए कहां जाऊंगा? कानून के पास। और कानून द्वारा वह बंधनकारी किया जाएगा और मेरे अधिकारों को जो हनन कर रहा है उसे रोका जाएगा। तो कानून लागू करना किसका काम है? कानून बनाना किसका काम है? कानून व्याख्या करना सरकार का काम है। हमें कई अधिकार सरकार के विरुद्ध भी हैं, जैसे मैंने बताया मूल अधिकार। मुख्यतः व्यक्तिगत अधिकार है राज्य के विरुद्ध, उसकी रक्षा कौन करेगा? न्यायपालिका, सरकार का एक अंग जो सरकार के बाकी अंगों के शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए मदद करेगा संविधान के अनुसार। सर्वोच्च न्यायालय भी अपने मन मर्जी नहीं, संविधान के सभी संस्थाओं का, इंस्टीट्यूशंस का पावर्स जो हैं दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सम्मत होना चाहिए हर निर्णय। तो यह अधिकार। जब हम अधिकार की बात करते हैं
तो अधिकारों की सूची बहुत लंबी है। प्राकृतिक अधिकार, मूल अधिकार, मानवाधिकार, सिविल राइट्स, लीगल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, ह्यूमन राइट्स, बहुत लंबी सूची बनेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिविल राइट्स। सिविल राइट्स यानी निजी व्यक्ति के रूप में जो हमें अधिकार होते हैं उसे सिविल राइट्स कहते हैं। निजी व्यक्ति में हमारा बॉडी है, हमारा माइंड है और प्रैक्टिकल, 3 तरह के अधिकार। हमारी बॉडी है, हम चाहे जंप करें, हम चाहे रन करें, हम चाहे घूमने जाएं, लेकिन हर अधिकार कंडीशनल है। हमारा अधिकार दूसरे के अधिकार को हनन नहीं करना चाहिए। मुझे चलने का अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से चलने का अधिकार नहीं है कि मैं दूसरे के चलने के अधिकार को बाधित करूं। हमारे माइंड को अधिकार है, हम कुछ भी सोचें, अपनी सोच के अनुसार कुछ भी करें, लेकिन कुछ भी करने का मतलब यह नहीं कि दूसरे के जीवन जीने के अधिकार को छीने। इसलिए इस पर जायज, तार्किक, न्यायपूर्ण प्रतिबंध लगाए जाते हैं ताकि सबके अधिकार सुनिश्चित हो सकें। यह अधिकार है, लिबर्टी है, लाइसेंस नहीं, नितांत अधिकार नहीं, कंडीशनल है, ताकि सबके अधिकार सुनिश्चित हो पाए। क्योंकि एक व्यक्ति को पूरा संपूर्ण अधिकार दे दिया जाए तो वह दूसरे के अधिकारों को नष्ट कर देगा। सबके अधिकार को सुनिश्चित होना है, इसीलिए कंडीशंस लगाए जाते हैं। सिविल राइट्स हो गए, एक बॉडी का, हमारी बॉडी, माइंड का, एक प्रैक्टिकल, किससे दोस्ती करें, किससे दुश्मनी करें, कौन सा एग्रीमेंट साइन करें, कौन सा एग्रीमेंट नहीं साइन करें, क्या खरीदें, क्या बेचें, कौन सा व्यवसाय अपनाएं, यह हमारा निजी व्यक्ति के रूप में अधिकार है। दूसरा है पॉलिटिकल राइट्स एज ए सिटीजन, मैंने अभी बताया, राइट टू वोट, राइट टू ऑक्युपाई पब्लिक ऑफिस, राइट टू कैंपेन। हमारे राजनीतिक अधिकार है। तीसरा सोशियो इकोनॉमिक राइट्स। सोशियो इकोनॉमिक राइट्स यानी सामुदायिक अधिकार। सामुदायिक, जैसे महिलाओं का अधिकार, तो किसी एक महिला व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, एक समुदाय की बात हो रही है। किसानों का अधिकार, मजदूरों का अधिकार, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का अधिकार, यानी वो समूह है ना, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज का अधिकार, तो एक समूह है, एक व्यक्ति नहीं। भाग 4 में, भारतीय संविधान के भाग 4 में मुख्यतः सामुदायिक अधिकार हैं जो राज्य द्वारा मुख्यतः सुनिश्चित किए जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अलावा नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकार जो प्रकृति ने हमें दिया है, जैसे जीवन जीने का अधिकार, खाने का अधिकार, स्वस्थ रहने का अधिकार, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी का अधिकार, स्वयं की रक्षा करने का अधिकार, ये प्राकृतिक अधिकार है। तो प्राकृतिक अधिकार हमारे संविधान में इंक्लूडेड है, भाग 3 में। फिर ह्यूमन राइट्स भी हमारे संविधान में है। ह्यूमन राइट्स में 3 तरह के अधिकार हो जाते हैं, एक सिविल पॉलिटिकल राइट्स, एक सोशो इकोनॉमिक राइट्स, एक कल्चरल रिलीजियस राइट्स। मानव होने के चलते कुछ न्यूनतम अधिकार जो हमें हैं वह मानव गरिमा के आधार पर है। जहां मानव को एंड माना जाता है, साधन नहीं। मानव किसी अन्य साध्य के लिए साधन नहीं है, बल्कि ह्यूमन बीइंग इज द एंड इन इटसेल्फ। एवरी ह्यूमन बीइंग by dint of being human being is having attached dignity, मानवीय गरिमा, human rights। तो अधिकार की सूची बहुत लंबी है, और जब सूची लंबी हो जाती है तो मोरल राइट्स भी है। वैसे मोरल राइट्स लीगली इन्फोर्सेबल नहीं, इसलिए मैंने मुख्यतः बोला है। मोरलिटी सब्जेक्टिव, कोई कहेगा हमेशा सच बोलना नैतिकता है, कोई कहेगा ना किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना नैतिकता है। तो चूंकि यहां सब्जेक्टिविटी है, इसीलिए इसको लीगली इन्फोर्सेबल नहीं किया जा सकता। नैतिक अधिकार, नैतिकता का निर्णय ट्रू फॉल्स के रूप में नहीं होता, ऑब्जेक्टिव रूप में नहीं होता, राइट रॉन्ग के रूप में होता है, सब्जेक्टिव रूप में होता है। किसी के लिए वो सही है, किसी को लिए वो गलत है। लेकिन
इसका यह कतई मतलब नहीं है कि यह कानूनी रूप से बंधनकारी नहीं है तो इसे बढ़ावा ना दिया जाए, क्योंकि नैतिकता जब बढ़ेगी तभी जन कल्याण हो पाएगा, तभी जन कल्याण संभव हो पाएगा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हो पाएगा। तो और सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। तो नैतिकता अत्यंत आवश्यक है और राजनीतिक स्फीयर में, पब्लिक स्फीयर में, सार्वजनिक क्षेत्र में ये इसकी जरूरत ज्यादा बढ़ जाती है। मैंने बताया था कि अगर आप प्रधानमंत्री के रूप में स्वार्थी हो जाएं तो आप 125 करोड़ लोगों का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक परिवार में एक स्वार्थी हो जाएं तो 4 ही लोगों का नुकसान कर रहे हैं। राजनीति व्यापक हितों को डील करती है, जनहित को डील करती है, व्यापक हितों को डील करती है, तो वहां स्वार्थ ज्यादा नुकसानदेह होगा। वैसे तो नैतिकता हर वॉक ऑफ लाइफ, एवरी वॉक ऑफ लाइफ में चाहिए, लेकिन इसकी ज्यादा जरूरत राजनीतिक क्षेत्र में है तुलनात्मक रूप से। इसीलिए सामान्य भ्रष्टाचार वो लोअर कोर्ट्स देखती है, लेकिन 2G, कोलगेट, स्पेक्ट्रम, इसको सुप्रीम कोर्ट सीधा मॉनिटर करती है। SIT ऑन ब्लैक मनी सीधा सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करती है, क्योंकि वहां व्यापक हित इन्वॉल्व है। तो यह राइट्स हैं, राइट्स जो हम पाते हैं, ड्यूटीज जो हम करते हैं, और ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हमारे राइट्स सिक्योर नहीं होंगे अगर बाकी लोग ड्यूटी ना करें। उदाहरण के लिए, मेरा जीवन जीने का अधिकार है, कोई आतंकवादी मेरे स्थान पे बम रख देता है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति अपना कर्तव्य करता है और बम स्क्वाड टीम को फोन कर देता है, पुलिस को फोन कर देता है और बम को डिफ्यूज कर जाता है, तो इसकी ड्यूटी ने मेरी जान बचाई। इसी प्रकार से मेरी ड्यूटी इसकी रक्षा करेगा। अगर मैं स्वच्छता रखूंगा तो बाकी लोग बीमार कम होंगे। यानी अधिकार सुरक्षित हो ही नहीं सकते अगर कर्तव्य ना हो। जिसको ज्यादा अधिकार उसके कर्तव्य ज्यादा। जैसे नागरिकों को राजनीतिक अधिकार है, अधिकार ज्यादा है, तो उनके कर्तव्य भी ज्यादा होंगे। अगर राष्ट्र को कोई संकट आता है तो आप किससे उम्मीद करेंगे कि वो राष्ट्र सेवा दे? फॉरेन टूरिस्ट से या भारतीय नागरिक से? ऑफ कोर्स भारतीय नागरिक से। क्यों? क्योंकि भारतीय नागरिक की प्रतिबद्धता, पूर्ण प्रतिबद्धता भारतीय राजनीतिक समुदाय के प्रति है, और उसका अधिकार ज्यादा है तो कर्तव्य भी ज्यादा होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और बिना कर्तव्य के अधिकार सुरक्षित नहीं है। इस तरह से अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब अधिकार क्या है? कई बार स्टूडेंट्स बहुत पूछते हैं कि लिबर्टी, राइट्स और फ्रीडम में क्या अंतर है या क्या समानता है? क्या एक ही शब्द है? भाषा के क्षेत्र में एकदम आइडेंटिकल होते तो अलग शब्द ही नहीं होता। अलग शब्द है यानी कुछ तो फर्क होगा, भले समानता ज्यादा हो लेकिन अंतर तो होगा। तो लिबर्टी का मतलब होता है इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लिबर्टी कहते हैं। सामान्य भाषा में लिबर्टी एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, बंधनों का अभाव। लेकिन लिबर्टी कंडीशनल होगी या एब्सोल्यूट होगी? कंडीशनल होगी, ताकि सबकी लिबर्टी सुनिश्चित हो सके। लिबर्टी 2 एक्सट्रीम के बीच में रहेगी। एक तरफ है लाइसेंस, लाइसेंस मींस एब्सोल्यूट लिबर्टी, और दूसरा ऑथोरिटी ऑफ द स्टेट। ना तो इस बिंदु पे आना है हमें, ना तो इस बिंदु पे आना है। लाइसेंस का मतलब एब्सोल्यूट लिबर्टी। लिबर्टी लाइसेंस नहीं हो सकता, लाइसेंस अनकंडीशनल है। जैसे जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में आप देखते होंगे 007,
लाइसेंस टू किल, विशेष परिस्थितियों में यह अधिकार या लाइसेंस दिया जा सकता है। लेकिन जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस सुनते हैं, आर्म्स लाइसेंस सुनते हैं, तो वहां शर्तें होती हैं, यानी वह है लाइसेंस उस सेंस में कि आप अपनी आत्मरक्षा के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वहां भी शर्तें हैं, यानी वहां लिबर्टी की बात हो रही है। तो लिबर्टी लाइसेंस ना हो, इसके लिए अथॉरिटी ऑफ द स्टेट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, जैसे धारा 144, जैसे आफ्स्पा, जैसे कर्फ्यू, जैसे प्रतिबंध, जैसे सभा करने पर प्रतिबंध। अगर सार्वजनिक शांति को खतरा है तो सरकार उस पर जायज प्रतिबंध लगा सकती है ताकि सबकी सुरक्षा हो। और सुरक्षा देना राज्य का मुख्य कर्तव्य है। अब दंगे भड़क गए हों तो उस समय अथॉरिटी ऑफ द स्टेट का प्रयोग किया जाता है कि सिक्योरिटी ज्यादा मायने रखती है बजाय कि लिबर्टी। कोई कहे कि नहीं दंगा हो रहा है, कर्फ्यू ना लगाइए, मुझे घूमने का मन है, तो उससे दंगा भड़कने का खतरा है। 9/11 के पहले अमेरिका यहां था, लेकिन जब 9/11 हुआ तो इधर आ गया। यानी राज्य की भूमिका बढ़ गई, क्योंकि सुरक्षा देने के लिए जब भी सुरक्षा खतरे बढ़ते हैं तो राज्य की भूमिका बढ़ती है। क्योंकि जिंदा रहेंगे तभी तो लिबर्टी, यानी सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है स्वतंत्रता के आगे, और सुरक्षा देना राज्य का काम है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि राज्य को नितांत सत्ता, अगर लिबर्टी कंडीशनल है, लिबर्टी लिमिटेड है, लाइसेंस नहीं है, तो अथॉरिटी ऑफ द स्टेट भी एब्सोल्यूट नहीं है, नहीं तो तानाशाही आ जाएगी, राजतंत्र आ जाएगा। अब अथॉरिटी ऑफ द स्टेट को कौन लिमिट करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक ओपिनियन, अपोजिशन, जुडिशरी, अन्य इंस्टीट्यूशंस, रूल ऑफ लॉ, इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट्स। राज्य की सत्ता का अभ्यास सरकारें करती हैं, और सरकार व्यक्तियों का समूह है, भगवान का समूह नहीं या देवताओं का समूह नहीं। वो इनफॉलिबल नहीं है, वो इसीलिए उस पर क्वेश्चन किया जाता है, इसीलिए उसकी सत्ता भी एब्सोल्यूट नहीं है। उसकी सत्ता को लिमिट भी करना जरूरी है, ताकि जो लोग सरकार में बैठे हैं वो नितांत शक्ति का प्रयोग ना करें, एब्सोल्यूट पावर्स का इस्तेमाल ना करें। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, पब्लिक ओपिनियन है, अपोजिशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स है, इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्रीमेंट्स है, बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंस हैं, जिससे कि सत्ता में बैठे लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करने पाए। तो यह इसके बीच में लिबर्टी है। कभी सुरक्षा के कारण बढ़ते हैं तो इधर बढ़ जाते हैं, फिर कभी इधर हो जाते हैं। तो इंग्लैंड में अगर यहां होगा तो नेपाल में यहां होगा, लेकिन कभी यहां या यहां नहीं होगा। यह है लिबर्टी। और लिबर्टी इंडिविजुअल के लिए प्रयोग की जाती है, लेकिन फ्रीडम एक यूनिवर्सल वैल्यू है। स्वतंत्रता, अब महिलाओं की स्वतंत्रता, यह तो कोई व्यक्तिगत नहीं है, सामुदायिक है। उसी प्रकार किसानों की स्वतंत्रता यह सामुदायिक है। तो फ्रीडम इंडिविजुअलिस्टिक भी हो सकती है, सामुदायिक भी हो सकती है, राष्ट्र की भी हो सकती है। नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल या नेशनल लिबर्टी स्ट्रगल। अगर लिबर्टी और फ्रीडम एक ही हैं तो क्या हम नेशनल लिबर्टी स्ट्रगल बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते ना। क्या बोलते हैं? नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रीडम व्यक्ति के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी, समुदाय के लिए भी, उदारवाद में भी, पूंजीवाद में भी, मार्क्सवाद में भी, समाजवाद में भी, सभी में जगह व्यापक है। फ्रीडम पे कोई चुनौती नहीं है, लेकिन लिबर्टी पर चुनौती है। मार्क्सवाद, समाजवाद कहता है कि नहीं, लिबर्टी महत्वपूर्ण नहीं है, समानता, स्वतंत्रता नहीं, समानता ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कोई अर्श से स्टार्ट कर रहा है, कोई फर्श से स्टार्ट कर रहा है, कोई स्लम से स्टार्ट कर रहा है, कोई पैलेस से स्टार्ट कर रहा है।
तो वहां दोनों को समान स्वतंत्रता देंगे, समानता नहीं होगी। किसी के पास चार्टर्ड प्लेन है, किसी के पास साइकिल भी नहीं है, और कहें दोनों को तो समानता है, दोनों को तो स्वतंत्रता है, दोनों जितना मर्जी भ्रमण करें दुनिया का, तो जिसके पास चार्टर्ड प्लेन है उसकी स्वतंत्रता ज्यादा होगी वास्तविक स्तर पे, धरातल पर, और जिसका बाईसाइकिल भी नहीं है उसकी स्वतंत्रता क्या होगी। इसलिए समानता का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। तो समानता क्या है? लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस। समानता में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट्स को। पहले मैं बता दूं कि पहले कंफ्यूजन को ही दूर कर देते हैं। पहले समानता क्या होती है वो मैं नहीं बताऊंगा, पहले बताऊंगा क्या नहीं होती है। एलिमिनेशन राउंड पे चलते हैं। इक्वलिटी डज नॉट मीन्स एंडिंग ऑल डिफरेंसेस। इक्वलिटी का यह कतई मतलब नहीं कि सभी तरह के अंतरों को समाप्त करना। एंडिंग ऑल डिफरेंसेस, अंतरों को समाप्त करना इक्वलिटी नहीं है, समानता नहीं है। कोई मेल है, कोई फीमेल है, तो क्या सबको फीमेल बना दे? कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई आईएएस है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई बिजनेसमैन है, तो क्या सबको बिजनेसमैन बना दे? कोई 6 फीट लंबा है, कोई 3 फीट लंबा है, तो सबको कट करके 3 फीट कर दें? देयर आर मेनी डिफरेंसेस विच आर नेचुरल, which are unalterable, which cannot be disputed, which are in fact required, which सभी तरह के लोग होंगे तभी तो विविधता होगी। जैव विविधता जैसे बात करते हैं, तो उसी तरह सामाजिक विविधता जब होगी, सफाई कर्मचारी की भी जरूरत है, आईएएस की भी जरूरत है, उद्योगपति की भी जरूरत है, पॉलिटिशियन की भी जरूरत है, प्रशासकों की भी जरूरत है, सबकी तरह जरूरत है। सभी तरह के अंतरों को समाप्त करना बिल्कुल नहीं है इक्वलिटी। पूर्ण समानता, लिटरल इक्वलिटी भी नहीं है। अब कोई दिन रात काम करे और कोई दिन रात सोए रहे, तो दोनों समान होने चाहिए क्या? कोई देश के लिए जान दे रहा हो दिन रात, बॉर्डर पे तैनात हो, और कोई दिन रात सोया हुआ हो, दोनों को समान होना चाहिए क्या? किसी का योगदान ज्यादा है, किसी का योगदान कम है। लेस्की का थ्योरी ऑफ रिवार्ड्स है, देयर कैन नॉट बी इक्वल रिवार्ड्स फॉर अनइक्वल कंट्रीब्यूशन। असमान योगदान के लिए समान रिवार्ड नहीं दिया जा सकता। अब सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दे दिया जाए क्या? सर, हर छोटे क्रिकेटर को भारत रत्न दे देंगे जिसका योगदान बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है? तो लिटरल इक्वलिटी भी नहीं है। इसका यह भी कतई मतलब नहीं है इक्वल ट्रीटमेंट ऑल द टाइम। इक्वल ट्रीटमेंट ऑल द टाइम, ऑल द टाइम, हर परिस्थिति में समान व्यवहार करना भी यह कतई नहीं है। अब जो अमीर और गरीबों पर समान टैक्स लगाएंगे तो समानता बढ़ेगी या असमानता बढ़ेगी? ये बोलेंगे पुरुष और महिला क्या करना है, सब समान है, जेंडर ब्लाइंड अप्रोच रखना चाहिए। क्या पुरुष क्या महिला? क्यों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ क्यों नहीं? क्यों महिला सशक्तिकरण, पुरुष सशक्तिकरण क्यों नहीं? इंसान को इंसान के रूप में देखिए, महिला पुरुष क्यों? इंसान को इंसान के रूप में देखिए, ब्राह्मण दलित क्यों? इंसान को इंसान के रूप में देखिए, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक क्यों? इंसान को इंसान के रूप में देखिए, सामान्य व्यक्ति या डिफरेंटली एबल्ड क्या? ऐसा होगा। समान व्यवहार करने से क्या समानता बढ़ेगी या असमानता? इसीलिए सकारात्मक भेदभाव, जैसे रिजर्वेशन है, दलितों को रिजर्वेशन ताकि समानता है, यह कोई समान व्यवहार तो नहीं है। समान लोगों के साथ समान व्यवहार, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार, यानी इक्वलिटी के दोनों आयाम हैं। एक न्यूमेरिकल इक्वलिटी यानी समान लोगों के साथ समान व्यवहार, और एक प्रोपोर्शनल इक्वलिटी, प्रोपोर्शन ऑफ नीड्स एंड एबिलिटी। जो ज्यादा नीडी है उनको ज्यादा, जो ज्यादा काबिल है उनको ज्यादा, जो ज्यादा नीडी है जैसे गरीबी रेखा से नीचे उनको अनाज मुफ्त में देते हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न भी तो देते हैं, सैनिकों को परमवीर चक्र भी तो देते हैं। तो जो ज्यादा नीडी उसको ज्यादा, और जो ज्यादा काबिल उसको ज्यादा। ज्यादा नीडी को इसलिए देते हैं कि अगर उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो सर्वाइव ही नहीं करेगा, और ज्यादा काबिल को इसीलिए रिवार्ड करते हैं ज्यादा, ताकि वैसे योगदान
जो राष्ट्र समाज के हित में हो, उन्हें हमें बढ़ावा देना है। अगर उससे असमानता बढ़ती हो तो दैट इज वेलकम इनइक्वालिटी, वह स्वागत योग्य असमानता है। ये नहीं कह सकते कि अरे वो तो परमवीर चक्र होल्डर हैं, ये तो नो चक्र होल्डर हैं, भारी असमानता हो गई। यह असमानता जायज है, वाजिब है, डिजायरेबल है, वेलकम है। ये नहीं है तो फिर क्या है इक्वलिटी? इक्वलिटी का मतलब है रिडक्शन ऑफ अनजस्ट इनइक्वालिटीज, अन्यायपूर्ण, अतार्किक अनजस्ट इनइक्वालिटीज। जो अन्यायपूर्ण, अतार्किक असमानता है उसमें कमी लाना। गरीबों से अमीरों को टैक्स लगा के गरीबों में बांटना, सब्सिडी, लेकिन क्या सारे अमीरों का पैसा ले लेना? ऐसा तो नहीं। वरना कोई उद्यमशीलता नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, कोई परिश्रम नहीं करेगा, कोई मेहनत नहीं करेगा, कोई योगदान कर नहीं करेगा। तो कमी लाना, पूरी तरह से समानता नहीं लाना। पूरी तरह से न समानता संभव है और न ही वांछनीय है, डिजायरेबल भी नहीं है। क्योंकि पूरी तरह से समानता हो जाएगी तो फिर जो ज्यादा योगदान दे रहा है और जो कम योगदान दे रहा है, जो दिन रात मेहनत कर रहा है और कोई दिन रात सो रहा है, तो दोनों बराबर क्यों होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। तो इक्वलिटी का ये मतलब है। उदाहरण के लिए जेंडर इनइक्वालिटी सोशल है, मैन मेड है, अनडिजायरेबल है, अनजस्ट है, उसमें कमी लाना है। लेकिन सेक्स डिफरेंस नेचुरल है, अनअल्टरेबल है। कोई मेल है कोई फीमेल है तो सबको फीमेल बना देंगे या सबको मेल बना देंगे, ऐसा नहीं। तो हमें नेचुरल डिफरेंस को डिस्प्यूट नहीं करना है। सेक्स डिफरेंस इज नेचुरल, अनअल्टरेबल, अनक्वेश्चनेबल, इनफैक्ट डिजायरेबल फॉर प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बट जेंडर इनइक्वालिटी इज सोशल, मैन मेड, अनडिजायरेबल, अनजस्ट। इसलिए महिला सशक्तिकरण। क्यों? क्योंकि महिलाओं को घरेलू क्षेत्रों में कन्फाइन कर दिया गया है। घर में खाना बनाना हो तो महिला, लेकिन 5 स्टार होटल में, रेस्टोरेंट में या ढाबा में खाना बनाना हो तो पुरुष। दे डोंट माइंड टू कुक। व्हेन द वर्क इन पब्लिक स्फीयर become more rewarding, more prestigious, more remunerative, then males don't mind to cook. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो परसेंटेज है लगभग 50-50 है, मेल और फीमेल का। लगभग देशों में अलग है, जैसे भारत में भी, केरल में ज्यादा है सेक्स रेशियो, हरियाणा में कम है, लेकिन लगभग बराबर है। लेकिन अगर पूरी दुनिया में अगर इनकम का देखेंगे तो 1/10 है महिलाओं का, वेल्थ को देखेंगे तो 100th है, और प्रॉपर्टी मतलब लैंडेड प्रॉपर्टी देखेंगे तो 1000 है। यह अपने आप में बताता है कि पुरुषों ने किस प्रकार से संपत्ति पे, संसाधनों पर ज्यादा आधिपत्य जमाया है। खैर, तो इक्वलिटी का कई तरह के इनइक्वालिटीज हैं समाज में, जो अन्यायपूर्ण है, अतार्किक हैं, ना कि योगदान आधारित हैं, उनमें कमी लाना। अब कोई ब्राह्मण कुल में लेता है जन्म, कोई दलित कुल में लेता है, तो जन्म से कोई अचीवमेंट तो नहीं हुआ, ये तो एस्क्राइब्ड स्टेटस है, अचीव्ड स्टेटस नहीं है। इसके कारण कोई ऊपर कोई नीचे हो तो यह अतार्किक है, अन्यायपूर्ण है। तो इसमें कमी लाने के लिए इनको आरक्षण देते हैं। इसी प्रकार से आर्थिक असमानता में यहां वालों को टैक्स, यहां वालों को सब्सिडी। इसी तरह जेंडर इनइक्वालिटी में महिलाओं को महिला सशक्तिकरण। तो यह है इक्वलिटी। इक्वलिटी में एक और क्लासिफिकेशन है, लीगल इक्वलिटी। आप कहेंगे कानून के सामने सब बराबर ही, कौन सी बड़ी बात है? तो बहुत आज सामान्य बात है। एक बड़े इतिहास के कालखंड में ऐसा नहीं था। ब्राह्मण की गवाही मानी जाती थी, दलित की नहीं। कानूनी रूप से आज बराबर हैं, लेकिन उस समय नहीं थे।
फिर पॉलिटिकल इक्वलिटी, वो तो सिटीजनशिप से हो जाती है। और सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी यानी सामुदायिक। तो इक्वलिटी में दो चीजें देखना जरूरी है, एक तो राज्य की भूमिका, और दूसरा कि यह एक समाज के हिस्से में ही ना रह जाए, व्यापक हो। और लिबर्टी और इक्वलिटी और जस्टिस को साथ प्रयोग किया जाता है। जस्टिस का मूल शब्द है जस। जस का मतलब था बंधन, वह बंधन जो समाज के सदस्यों को जोड़ता है। यह मूल्य आधारित विषय है, इसका मात्रात्मक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। कोई कह सकता है कि मैं अपने माता पिता को, जैसे लव है वो भी सब्जेक्टिव है, 1000 किलो प्यार करता हूं, ऐसा बोल सकते हैं। कोई जस्टिस मीटर है क्या? कोई लव मीटर है क्या? मैं जस्टिस और लव इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्लेटो ने जस्टिस और लव का कंपैरिजन किया था कि दोनों वैल्यू लैडन है, दोनों सब्जेक्टिव हैं, दोनों का मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, जस्टिस या लव? जस्टिस। लव इज नैरोली कन्फाइंड टू द रिलेशनशिप। लव का आयाम सीमित है। आप उनसे अच्छा करते हैं जिनसे आप अटैच्ड हैं, जिनसे लव करते हैं, जिनसे लगाव है। लेकिन जस्टिस में सबके साथ अच्छा करते हैं। अगर आप पेरेंट्स को बहुत लाइक करते हैं, बहुत लव करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के द्वारा खूब पैसा कमाते हैं प्रशासक बन के, और हर महीने पेरेंट्स को फॉरेन टूर पे भेजते हैं, तो आप लव तो कर रहे हैं, जस्टिस नहीं। क्योंकि जो आप पेरेंट्स के साथ लोग जो लव निभा रहे हैं, वो समाज के संसाधनों को दुरुपयोग करके, अपने पद का दुरुपयोग करके, जिसके हकदार कोई गरीब लोग थे उनका छीन के दे रहे हैं। तो वहां लव तो है, जस्टिस नहीं। लव नैरो है लेकिन जस्टिस व्यापक है। पूरी समाज के लोगों के बंधन अंत संबंध है। समाज का हर सदस्य दूसरे सदस्य से जुड़ा हुआ है। यानी जस्टिस में लिबर्टी भी है, जस्टिस में इक्वलिटी भी है, जस्टिस में फेयरनेस भी है, जस्टिस में तार्किकता भी है। जस्टिस सबका समावेशी है, सबको का समावेश करता है। जस्टिस एक व्यापक अवधारणा है। आपने सुना होगा वी वांट जस्टिस, सो कहते हैं करेक्टिव जस्टिस, उपचारात्मक न्याय। उपचार, कुछ गलत होता है तो पीड़ित को राहत और दोषी को दंड। जितना बड़ा अपराध उतनी बड़ी सजा, और जितना क्षति उतना क्षतिपूर्ति। तो कहते हैं करेक्टिव जस्टिस। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यानी पब्लिक गुड्स या सोशल गुड्स, जैसे संसाधन है, अपॉर्चुनिटी है, वेल्थ है, प्रेस्टीज है, मीन्स ऑफ पावर, प्रेस्टीज है, रिवार्ड्स है, अवार्ड है, ये सीमित है। तो मोर नीडी को ज्यादा और मोर काबिल को ज्यादा। जो ज्यादा नीडी है उसको ज्यादा और ज्यादा काबिल है उसको ज्यादा। नहीं, इसको प्रोपोर्शनल जस्टिस भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी कहते हैं, वितरणकारी न्याय। अगर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिलता है तो आप डिस्प्यूट नहीं करेंगे, आप कहेंगे बहुत अच्छा क्रिकेट खेले, उनका बहुत योगदान है। लेकिन अगर आपसे भी कोई खराब क्रिकेट खेले और उसे भारत रत्न दे दिया जाए और आपको ना दिया जाए, तो आप कहेंगे मेरे साथ अन्याय हुआ है, हमारी काबिलियत को नजरअंदाज कर दिया गया है, यह इंसाफ नहीं है, यह न्याय नहीं है। अगर कोई कहे कि मैं ज्यादा काबिल हूं और कम काबिल लोगों को कैबिनेट में जगह दी गई है, तो मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। काबिलियत को नहीं देखा गया, योगदान को नहीं देखा गया। तो जस्टिस में काबिलियत भी देखते हैं और योगदान भी देखते हैं और नीड को भी देखते हैं। यानी जब जस्टिस में सबका सम्मिश्रण है, जस्टिस में सबका संतुलन है, स्वतंत्रता, समानता, फेयरनेस, सबका संतुलन है जस्टिस। तो करेक्टिव जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और हमारे प्रियम्बल में है सोशल जस्टिस। आपके सिलेबस में भी है सोशल जस्टिस। ग्रेटेस्ट चैंपियन ऑफ सोशल जस्टिस इन इंडिया बी आर अंबेडकर। वो कहते हैं
कि जस्टिस किसी व्यक्ति का फीचर नहीं, समाज का लक्षण है, सामाजिक संरचना से इसका संबंध है। कोई दलित फैमिली में जन्म लेता है तो उसकी गलती नहीं है, और कोई ब्राह्मण फैमिली में जन्म लेता है तो उसका कोई उपलब्धि नहीं है, कोई योगदान नहीं है। तो सामाजिक संरचना को, सामाजिक स्ट्रक्चर को बदलना होगा, एनहिलेशन ऑफ कास्ट करना पड़ेगा, ये कहते हैं। सोशल जस्टिस, जैसे आरक्षण एक पोटेंट वे है, इसके अलावा नेशनल कमीशन है, इसके अलावा मिनिस्ट्री है, इसके अलावा लोकेशंस हैं, इसके अलावा फंड्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे अनएफर्मेटिव मेजर्स हैं। तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पक्ष में सकारात्मक भेदभाव, जैसे EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 15(6) जोड़ा गया, 16(6) जोड़ा गया, 342B जोड़ा गया। तो आर्थिक रूप से कमजोर, गरीब हैं। और पॉलिटिकल जस्टिस, सिटीजनशिप है, डेमोक्रेसी है, फ्री प्रेस है, गुड गवर्नेंस है। तो जस्टिस के कई आयाम हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, करेक्टिव जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। मध्यकाल में तो एक और था, रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, रिवेंज, बदला, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, हाथ के बदले हाथ। अगर किसी ने किसी का हाथ काट दिया तो उसका वही हाथ काटा जाएगा। रिट्रीब्यूटिव जस्टिस इसको कहते हैं, वो मध्यकाल में चलता था। लेकिन आधुनिक काल में जस्टिस का आधार बदला लेना नहीं, बल्कि सुधार करना है, पीड़ित को राहत देना है। ऐसा नहीं किसी ने किसी को हाथ काट दिया तो उसका भी हाथ कट जाएगा, उसको जेल होगी। तो इंसाफ, चूंकि ये सब्जेक्टिव वर्ड है, इसीलिए यहां कंटेक्स्ट, सिचुएशन, परिस्थितियां, वैल्यूज, जजमेंट, ये इन्वॉल्व है। अगर ये नहीं होता तो जस्टिस मीटर होता, फिर इंसान की जरूरत ही नहीं होती। चीफ जस्टिस के ऑफ इंडिया की जगह पे सुपर कंप्यूटर बैठा होता, जो सीधा सारे दलीलों को सुनता और प्रिंट आउट निकाल देता कि भाई ये जजमेंट है। लेकिन ये कोई ऑब्जेक्टिव इशू नहीं है कि टेम्परेचर नाप रहे हैं, प्रेशर नाप रहे हैं, बैरोमीटर से, मैनोमीटर से, पायरोमीटर से टेम्परेचर नाप रहे हैं, टैकोमीटर से फ्रीक्वेंसी नाप रहे हैं। कोई जस्टिस मीटर है क्या जिससे जस्टिस नापे? भारत के समाज में लगाए, ओह 40% जस्टिस, अमेरिका में लगाए, ओह 90% जस्टिस। ऐसा है क्या? नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव वर्ड, इसमें सिचुएशन, कंटेक्स्ट, इंटेंशन देखना है। मैं आपको परिस्थितियां देता हूं, 3 परिस्थिति है, तीनों में हत्या होती है। आप जंगल में गए अम्यूजमेंट के लिए, और आप एज ए फन आप गोली चला रहे हैं ऊपर, और गलती से कोई गोली मिसफायर होके गलती डायरेक्शन लेके और किसी को लग गई और मर गया। वो एक्सीडेंट है, आपका इंटेंशन नहीं था मारना, सजा होगी लेकिन कम होगी। दूसरे में आउट ऑफ रेज, आउट ऑफ सिचुएशन, हीट ऑफ द मोमेंट, किसी सिचुएशन को देख के आपको गुस्सा आ गया, आपने किसी को मार दिया, वहां सजा पहले से ज्यादा होगी। तीसरी परिस्थिति में सोच समझ के, ठंडे दिमाग से, प्लानिंग करके, क्रूरता से या सामूहिकता से किसी को मारते हैं तो वहां फांसी भी हो सकती है। वो एक्सीडेंट नहीं है, वो सिचुएशनल नहीं है, और हीट ऑफ द मोमेंट के कारण नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि नहीं नहीं, हत्या हत्या होता है, चाहे एक्सीडेंट से हो, चाहे हीट ऑफ द मोमेंट से हो, चाहे प्लानिंग से हो, क्या फर्क पड़ता है? चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे सामूहिक हो, क्या फर्क पड़ता है? हत्या हत्या है। तीनों स्थिति में तो जान गया है, तीनों स्थिति में मृत्युदंड दे देना चाहिए। ऐसा है क्या? नहीं है। सुपर कंप्यूटर तो कहेगा कि हत्या हत्या होती है। इसमें अब क्या देखना कि इंटेंट क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, इंटेंशन क्या है, सिचुएशन क्या है, रिपरकशंस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, परिणाम क्या है। लेकिन जस्टिस में देखा जाएगा। तो इस प्रकार से वो करेक्टिव जस्टिस हो गया, जहां पीड़ित को राहत और दोषी को दंड। उपचारात्मक, तो इस तरह से लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस हम लोगों ने कर लिया। तो अब हम लोग फैग एंड पे हैं, लगभग पॉलिटी के जो ABCD हैं उसमें। इसके अलावा लेजिटिमेसी, पॉलिटिक्स में लेजिटिमेसी या वैधता, वैधता और वैधानिकता,
एक नहीं है। मैक्स वेबर जो 19वीं सेंचुरी के पॉलिटिकल सोशोलॉजिस्ट थे, लीगलिटी इज नॉट इक्वल टू लेजिटिमेसी। इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है गांधी का। गांधी 1930 में नमक के कानून को तोड़ रहे थे, अकेले नहीं, कलेक्टिवली, कॉन्शियसली, ओपनली। तो आप कहेंगे गांधी वॉज ए लॉ ब्रेकर, गांधी अच्छे इंसान नहीं थे। माँ बाप सिखाते हैं कि कानून का पालन करना चाहिए, सिस्टम पे विश्वास रखना चाहिए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, और गांधी कानून को तोड़ रहे हैं, अकेले नहीं, सामूहिकता में। तो गांधी अच्छे व्यक्ति नहीं थे, कानून लॉ ब्रेकर थे, ऐसा कहेंगे? यहां लेजिटिमेसी, वैधता, हम किसको वैध मानते हैं, किसको अवैध, ये सब्जेक्टिव है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं। लॉज आर इंपिरिकल, फैक्चुअल, रिटेन, कोडिफाइड, एक्सप्लिसिट, इंटरप्रेटेड बाय प्रोफेशनल जुडिशियरी, बट लेजिटिमेसी इज परसेप्शनल, लेजिटिमेसी इज सब्जेक्टिव। गांधी ने माना कि वह नमक का कानून अवैध है, अन्यायपूर्ण है, अतार्किक है, इसीलिए मैं उसको तोड़ूंगा, ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दूंगा और उसकी वैधता को चुनौती दूंगा। और सरकार द्वारा शक्ति का ज्यादा प्रयोग यह साबित करता है कि वैधता की कमी है, स्वीकारोक्ति की कमी है। क्योंकि अगर सरकार को ज्यादा से ज्यादा ताकत का प्रयोग करना पड़े, हिंसा का इस्तेमाल करना पड़े, यानी स्वतः अनुपालन नहीं है, यानी ऑथोरिटी नहीं है। ऑथोरिटी मतलब होता है सत्ता, जहां स्वतः अनुपालन होता है, स्वतः अनुपालन। ऑथोरिटी, जैसे मोदी के पास ऑथोरिटी है, लेकिन दाऊद इब्राहिम के पास पावर है। Power is the ability to issue effective commands, while authority is the legal right or moral right to issue effective commands. फोर्स में कोर्सिव कंप्लायंस होता है, जबकि ऑथोरिटी में वॉलंटरी कंप्लायंस होता है। आप जब डीएम बनेंगे तो ऐसा नहीं कि आपका मसल पावर बढ़ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगी, कानूनी शक्ति, जिसको सत्ता कहते हैं। तब आप ताकतवर हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपका मसल पावर अचानक से बढ़ जाएगा सिलेक्शन होते ही। तो सत्ता, जहां स्वतः अनुपालन होता है, जबकि ऑथोरिटी, पावर कई रूप में होते हैं, पावर के कई आयाम है। जैसे कहा जाता है भगवान के कई रूप हैं, तो पॉलिटिकल पावर, मिलिट्री पावर, आइडियोलॉजिकल पावर, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, विल पावर, स्ट्रक्चरल पावर, पावर के कई आयाम हैं। पावर ऑफ स्पीड पावर, स्पीड इज द पावर। तो पावर रिलेशनल कॉन्सेप्ट, और यथार्थवादी चिंतक मानते हैं कि राजनीति के केंद्र बिंदु पर राज्य है और पावर है, क्योंकि राज्य में ही पावर का केंद्रीकरण है, कॉन्सेंट्रेटेड पावर राज्य के पास है। लेकिन पावर तीन तरह का है, ऑथोरिटी, इन्फ्लुएंस और फोर्स। सबसे पॉजिटिव फॉर्म ऑफ पावर ऑथोरिटी है, जहां वॉलंटरी कंप्लायंस है। इन्फ्लुएंस, कंप्लायंस थ्रू परसुएशन, यानी मना बुझा के अनुपालन करवाना, और फोर्स यानी जोर जबरदस्ती अनुपालन कराना। फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है अगर सरकार को, यानी उसकी सत्ता की कमी है, यानी स्वतः अनुपालन नहीं हो रहा है। इसलिए आपको ट्रेनिंग में समझाया जाएगा और ये सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप शक्ति का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में करें। यहां तक कि मनु कौटिल्य ने भी कहा था, साम दाम दंड भेद में दंड यानी दंडे पावर का प्रयोग, फोर्स का इस्तेमाल अंतिम विकल्प के रूप में करें। क्योंकि जैसे ही आपने फोर्स का इस्तेमाल किया, आपने साबित कर दिया कि सरकार की लेजिटिमेसी, वैधता जनता के नजर में नहीं है, सरकार की ऑथोरिटी नहीं है, स्वतः अनुपालन नहीं है,
इसीलिए लेजिटिमेसी का कॉन्सेप्ट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और लीगलिटी से वो फर्क है। लेजिटिमेसी इज नॉट इक्वल टू लीगलिटी, क्योंकि लॉज इंपिरिकल होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, रिटन होते हैं, एक्सप्लिसिट होते हैं, कोडिफाइड होते हैं। लेकिन लेजिटिमेसी परसेप्शनल है, सब्जेक्टिव है। तो पावर, ऑथोरिटी, लेजिटिमेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट्स एंड ड्यूटीज, तो हम लोगों ने ABCD पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने पॉलिटी के रूट वर्ड को देखा, स्टेट, गवर्नमेंट, लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हम लोग इस स्थिति में हैं कि फॉर्मली टॉपिक को स्टार्ट कर सकें, और इसके नेक्स्ट क्लास से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरिकल इवोल्यूशनरी प्रोसेस को देखेंगे, यानी कि ब्रिटिश काल में, पहले कंपनी का और बाद में क्राउन के शासन काल में कौन कौन से एक्ट आए, कौन कौन से कानून आए, और कैसे उनका प्रभाव हमारे संविधान निर्माण पर पड़ा, क्योंकि वो उससे परीक्षा उपयोगी भी है, उससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, और थैंक यू। हो गया? अच्छा सर, ठीक 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 सर। कितना हुआ है? अच्छा, तो अभी मैंने वैसे रिकॉर्ड कर पॉज कर दिया है। आप अभी पूरा क्लीन करके नया जो सेशन आप जैसे बोले ना, हाँ हाँ फिर से शुरू स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है। पॉज रिकॉर्ड कर दिया। हाँ